आ जाइए जल्दी जल्दी, फिर स्टार्ट करते हैं आज का बैच। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देते हैं कि यूजीसी नेट की जो टेस्ट सीरीज़ है वो ऐप पर लाइव जा चुकी है। 50 उसमें टेस्ट हैं, जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रही है कि 50 उसमें टेस्ट हैं। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है और पीडीएफ्स अवेलेबल है उन टेस्ट की। 299 उसकी फ़ी है, ठीक है। 6 महीने की वैलिडिटी है। जो भी कुछ आप यहाँ पढ़ रहे हैं, जैसी भी तैयारी आपकी हो रही है, उसको जांचने का सबसे अच्छा तरीका सैम्पल पेपर से टेस्ट सीरीज़ होती है। तो आप चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा एज सुन एज पॉसिबल और अपनी तैयारियों को जांच लीजिएगा। बाकी की बात अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास में। जैसा आप लोग जानते हैं कि हम चल रहे हैं यूनिट 3 पर फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरीज़, और इसमें द विक्टोरियन एज आज हम पढ़ेंगे। 3 लेक्चर्स हमारे इसमें हो चुके हैं। यूनिट 3 में हमने प्री चौसेरियन टू एलिजाबेथन एज पढ़ा था, प्यूरिटन एज पढ़ी थी और उसके बाद रोमांटिक एज को कंप्लीट किया था। आज हम विक्टोरियन एज पढ़ेंगे और विक्टोरियन एज से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी यूनिट। आज से लेकर अगले कुछ दिनों तक जो भी क्लासेस यूनिट 3 की बची हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द विक्टोरियन एज और पढ़ेंगे इसमें कि क्या लिखा गया, कैसा फिक्शन लिखा गया, किस तरह की शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी गई। बहुत बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं, तो सुनिएगा। द विक्टोरियन एज 1837 से 1901 was a period of great social, political and cultural change. विक्टोरियन एज एक ऐसा पीरियड था जिसमें बहुत सारे सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। एंड द नॉवल इमर्ज्ड एज द डोमिनेंट लिटरेरी फॉर्म, और नॉवल उभर कर आया एक डोमिनेंट लिटरेरी फॉर्म के रूप में। विक्टोरियन एज याद ही इसलिए की जाएगी कि जो नॉवल था उसको जो राइज हुआ और उसने जिस तरह से लिटरेचर को चेंज किया वो बहुत फिनोमिनल घटना है। द नॉवल बिकेम अ टूल फॉर एक्सप्लोरिंग द मोरल। नॉवेल्स जो हैं वो एक टूल बन गए जिसमें राइटर्स एक्सप्लोर कर रहे थे मोरल, सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस को उस जमाने के, ऑफ द टाइम। फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरीज इन द विक्टोरियन पीरियड, जो फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरीज विक्टोरियन पीरियड में लिखा गया वो रिफ्लेक्ट करता है उन कंसर्न्स, चिंताओं को ऑफ अ रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजिंग सोसाइटी, जो तेजी से औद्योगिकीकरण हो रहा था समाज का, उनको। एक्सप्लोरिंग थीम्स लाइक क्लास कॉन्फ्लिक्ट, और इन नॉवेल्स एंड फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरीज में लिखी गई थीम्स जैसे कि क्लास का कॉन्फ्लिक्ट, जेंडर रोल्स, मोरालिटी और इंडिविजुअल स्ट्रगल्स। ठीक है। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टोरियन फिक्शन। विक्टोरियन फिक्शन के कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ लेते हैं कि जब आप विक्टोरियन फिक्शन पढ़ते हैं तो वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसे विक्टोरियन फिक्शन बनाते हैं। सबसे पहले विक्टोरियन फिक्शन में रियलिज्म की बात होती है। नॉवेल्स ऑफन प्रोवाइडेड डिटेल्ड रियलिस्टिक पोर्ट्रेल्स ऑफ द वर्ल्ड। जो नॉवेल्स होते थे विक्टोरियन पीरियड के, उसमें प्रायः बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही रियलिस्टिक चित्रण होता था दुनिया का। ऑथर्स जैसे कि चार्ल्स डिकन्स, जॉर्ज इलियट यूज्ड रियलिज्म
इन्होंने रियलिज्म का इस्तेमाल किया टू एड्रेस सोशल इनइक्वालिटीज़, सामाजिक जो इनइक्वालिटीज़ हैं, गैर बराबरी है, उसको एड्रेस करने के लिए और ह्यूमन फ्लॉस को बताने के लिए। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक था इन फिक्शंस का सोशल क्रिटिसिज्म। जी हाँ, जो फिक्शन लिखा जा रहा था विक्टोरियन पीरियड में, उसमें समाज को क्रिटिसाइज किया जा रहा था। मैनी विक्टोरियन नॉवेल्स वर क्रिटिकल ऑफ द इनजस्टिसेस, काफ़ी सारे नॉवेल्स में क्रिटिसाइज किया जाता था उस अन्याय को जो सोसाइटी में था, जैसे कि पोवर्टी, क्लास इनइक्वालिटी और ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक था वो है मोरल लेसन्स। मोस्टली नॉवेल्स में और फिक्शन में या शॉर्ट स्टोरीज में एक नैतिक मूल्य, एक नैतिक पाठ पढ़ाने की कोशिश होती थी। विक्टोरियन फिक्शन ऑफन कन्वेड मोरल लेसन्स, विक्टोरियन फिक्शन में प्रायः मोरल लेसन्स को कन्वे किया जाता था विद अ फोकस ऑन प्रॉपर बिहेवियर, जिसमें फोकस होता था कि आप प्रॉपरली बिहेव करें, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी एक हस्बैंड होने के नाते, एक बेटा होने के नाते, एक बाप होने के नाते, और सोसाइटल ड्यूटीज़ क्या हैं आपके ऊपर, जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं आपकी, उनकी बात होती थी। इसके अलावा भैया एक तरह का नॉवल लिखा जाने लगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिल्डन्सरोमन कहते हैं इसे। कमिंग ऑफ एज नॉवल, आसान भाषा में ये जो इसकी ट्रांसलेशन बैठेगी, जो ट्रांसलेशन बैठेगी इस वर्ड की, वो पता क्या होगी? वो होगी कमिंग ऑफ एज। यानी ऐसे नॉवेल्स लिखे जाने लगे कि ऐसे किरदार दिखाए जाते थे कि वो किशोरावस्था में है, 11-12 साल का, और वो धीरे 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 बड़ा हो रहा है, और कमिंग ऑफ एज वो जवान हो रहा है, उसके स्ट्रगल हैं, उसकी परेशानियां हैं। तो ये जो कमिंग ऑफ एज नॉवल थी वो बहुत पॉपुलर हो गई, ठीक है। बिल्डन्सरोमन बोलते थे इसे, इसका शायद प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो, मेरा गलत हो, क्योंकि आई थिंक जर्मन वर्ड है ये। तो द कमिंग ऑफ एज नॉवल बिकम पॉपुलर, ट्रेसिंग अ प्रोटैगनिस्ट मोरल एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ। इसमें नायक के नैतिक और मनोवैज्ञानिक ग्रोथ को ट्रेस किया जाता था कि जिस तरह से उसकी उम्र बढ़ रही है, किस तरह से उसका मेंटल प्रोग्रेशन हो रहा है। जैसे चार्ल्स डिकेंस का ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है, चैनल पर वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं तो समझ जाएंगे। इसके अलावा जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो है सीरियलाइज्ड फिक्शन। जी हाँ, ऐसा फिक्शन लिखा गया विक्टोरियन पीरियड में जो सीरियलाइज्ड हुआ, या तो वीकली छप रहा है उसका एक पार्ट, या 15 दिन में छप रहा है, या हर महीने छप रहा है, ठीक है। तो पार्ट्स में डिवाइड करके उसे छापा जा रहा था। मैनी विक्टोरियन नॉवेल्स वर पब्लिश्ड इन सीरियलाइज्ड फॉर्म इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। बहुत सारे विक्टोरियन नॉवेल्स पब्लिश किए गए सीरियलाइज्ड वर्जन में मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में, मेकिंग लिटरेचर एक्सेसिबल टू अ वाइडर ऑडियंस। इससे लिटरेचर काफ़ी बड़ी ऑडियंस तक पहुंच सका। सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक था रोमांटिक एंड गॉथिक इन्फ्लुएंस। जी हाँ, वाइल रियलिज्म वॉज डोमिनेंट, देखो विक्टोरियन एरा में रियलिज्म तो डोमिनेंट था, ठीक है, बहुत रियलिस्टिक लिखते थे राइटर्स, बट देयर वर ऑल्सो एलिमेंट्स ऑफ रोमांस। लेकिन कुछ एलिमेंट्स रोमांस के, मेलोड्रामा के और गॉथिक फिक्शन के भी थे, जैसे एमिली ब्रॉन्ट का वुदरिंग हाइट्स इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक है। तो सिर्फ रियलिज्म नहीं लिखा गया, थोड़ा बहुत रोमांटिक और गॉथिक भी लिखा गया है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, अभी लास्ट में पढ़ेंगे आप सबके मैसेजेस। विक्टोरियन शॉर्ट स्टोरीज अगला टॉपिक हमारा। विक्टोरियन शॉर्ट स्टोरीज वर ऑल्सो अ की पार्ट ऑफ लिटरेचर। देखो कम लिखी गई हैं शॉर्ट स्टोरीज विक्टोरियन एरा में, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन एक की पार्ट था लिटरेचर का वो ज़माने में। मैगजीन्स लाइक हाउस होल्ड वर्ड्स, कुछ मैगजीन्स छपा करती थी उस ज़माने में, जैसे कि एक मैगजीन थी हाउस होल्ड वर्ड्स, चार्ल्स डिकन्स एडिट करते थे, से PYQ है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे कि द कॉर्नहिल मैगजीन थी एक, पब्लिश शॉर्ट स्टोरीज। इन मैगजीन्स में शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश होती थी। दे ऑफन मिरर्ड द थीम्स ऑफ नॉवेल्स, ये वैसे तो अंश होती थी नॉवेल्स का, जैसे नॉवेल्स के ही पार्ट थे और सीरियलाइज्ड वर्जन में वो छप रहे थे, बट इन अ मोर कंडेंस्ड फॉर्म एड्रेसिंग सोशल इश्यूज। लेकिन कंडेंस्ड फॉर्म में देखा जाए तो इसमें अलग अलग सामाजिक मुद्दे, मोरालिटी और पर्सनल डिलेमास का जिक्र हो रहा था, ठीक है। चलिए अब हम विक्टोरियन नॉवेल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर पढ़ते हैं यूजुअली, फर्स्ट जनरेशन विक्टोरियन नॉवेल्स और सेकेंड जनरेशन विक्टोरियन नॉवेल्स, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज की क्लास से इस यूनिट में, ठीक।
अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। चलिए, फर्स्ट जनरेशन विक्टोरियन नॉवेल्स। These novels emerged in the earlier part of the Victorian period. ये novels विक्टोरियन पीरियड के शुरुआती दौर में लिखे गए, अराउंड द 1830s टू 1850s, 1830 के दशक से लेकर 1850 के दशक तक। They were heavily influenced by the romantic tradition. ये जो शुरुआती नॉवेल्स थे, जो फर्स्ट जनरेशन विक्टोरियन नॉवेल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे रोमांटिक ट्रेडिशन से, एंड वर कैरेक्टराइज्ड बाय अ ब्लेंड ऑफ रोमांटिक आइडियलिज्म। और आप इसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि इसमें एक मिश्रण देखने को मिलता था, एक तरफ रोमांटिक आइडियलिज्म होता था और एक इमर्जिंग आइडियलिज्म था जो कि बढ़ रहा था, वास्तविक चित्रण जो था समाज का वो, एक तरफ रोमांस था। इसमें जो मेन राइटर्स आए, ठीक है, वो थे चार्ल्स डिकन्स, नोन फॉर ऑलिवर ट्विस्ट। चार्ल्स डिकन्स को अभी हम नीचे पढ़ेंगे डिटेल में। ये ऑलिवर ट्विस्ट के लिए जाने गए। डेविड कॉपरफील्ड इन्होंने लिखा, ठीक है, ऑलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, ठीक है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, इन सब की वीडियोस चैनल पर हैं। चार्ल्स डिकन्स का पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है उनके नॉवेल्स का हमारे चैनल पर। एग्जाम से पहले ज़रूर देखेंगे आप उन नॉवेल्स को, ज़रूर, पता नहीं किस नॉवेल से क्या पूछा जाएगा। His novels depict the struggles of the poor. अब चार्ल्स डिकन्स की नॉवेल्स में गरीबों के संघर्षों का वर्णन था, सोशल इनजस्टिसेस की बात थी, while also including elements of sentimentality and humor. हाँ, थोड़ा सा एलिमेंट मिलते थे सेंटिमेंटैलिटी के और ह्यूमर के। इसके अलावा एक आदमी आया, विलियम मेकपीस थैकरे, इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे नीचे। वैनिटी फेयर के लिए जाने जाते हैं ये। क्रिटिक्स द सुपरफिशियलिटी एंड हिपोक्रेसी ऑफ सोसाइटी। अपने इस नॉवल में इन्होंने क्रिटिसाइज किया सोसाइटी के नकलीपन और उसके पाखंड को। शार्लट ब्रॉन्टाई, ठीक है भाई, इनका तो नाम आप जानते ही होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, जेन आयर, 1847 का इनका नॉवल। मिक्सिस रोमांटिसिज्म, इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे नीचे। एक्चुअली इन्होंने रोमांटिसिज्म को मिक्स किया सोशल क्रिटिसिज्म से, फोकसिंग ऑन द इनर इमोशनल लाइफ ऑफ अ वुमन। इन्होंने एक महिला के इमोशनल जीवन को दिखाया आंतरिक रूप से, कि अंतर्मन में क्या चल रहा है औरत के उस जमाने में। एमिली ब्रॉन्ट इन्हीं की बहन है। वदरिंग हाइट्स इनका बहुत फेमस नॉवल है, एक 1847 का ही, दो मोर गॉथिक, थोड़ा सा गॉथिक है, बट रिप्रेजेंट्स अ डार्क ब्रूडिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन इमोशंस। लेकिन ये प्रेजेंट करता है एक डार्क और ब्रूडिंग एक्सप्लोरेशन इंसानी इमोशंस की, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड जनरेशन विक्टोरियन नॉवेल्स। अब वो तो 1850 तक के दशक तक जो नॉवेल्स लिखी गई हम उसे मानते हैं, ठीक। अब सेकेंड जनरेशन विक्टोरियन नॉवेल्स आती हैं 1860 के दशक से शुरू होकर 1880 के दशक तक। द सेकेंड जनरेशन ऑफ विक्टोरियन नॉवेलिस्ट स्टार्टेड टू इमर्ज, जब इन्होंने प्रकट होना शुरू किया, फोकसिंग मोर ऑन सोशल रियलिज्म। इनका ज़्यादातर फोकस सोशल रियलिज्म पर था और मोरल कॉम्प्लेक्सिटी पर था। These novels often delve deeper. ये नॉवेल्स बहुत गहरा गोता मारा करते थे साइकोलॉजिकल और सोसाइटल स्ट्रक्चर्स पर। अब इसमें कौन कौन से नाम आए? पहला नाम आया जॉर्ज इलियट। मैरी एन इवांस इनका नाम था असली। महिला फीमेल राइटर हैं, लेकिन मेल नाम इन्होंने चुना था अपने राइटिंग करियर के लिए, ताकि इनकी राइटिंग को सीरियसली लिया जाए, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, औरतों की राइटिंग्स को सीरियसली नहीं लिया जाता था। मिडिल मार्च इनका एक नॉवल है, बहुत फेमस, अ कॉम्प्लेक्स स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ को दिखाया गया है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स अध्ययन किया है उसमें उसका। इंटरसेक्टिंग पर्सनल एंड सोसाइटल इश्यूज, अपने कुछ पर्सनल और सोसाइटी के मुद्दों को इसमें उठाया गया है। थॉमस हार्डी, कमाल का नॉवेलिस्ट थॉमस हार्डी। हिज वर्क्स लाइक टेस ऑफ द अर्बविल्स, इनकी कई नॉवेल्स हैं जैसे कि टेस ऑफ द अर्बविल्स, चैनल पर वीडियो है। जूड द ऑब्स्क्योर, चैनल पर वीडियो है, इसकी भी हम लिंक शेयर करेंगे ग्रुप में आज। ऑफ अ ग्रिम, इन दोनों नॉवेल्स में या और बाकी नॉवेल्स में थॉमस हार्डी के बहुत ही मनहूस और फैटलिस्टिक व्यूज़ दिखाए गए हैं जीवन के। फोकसिंग ऑन द स्ट्रगल्स ऑफ इंडिविजुअल्स, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के संघर्षों पर फोकस है, अगेंस्ट सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स, सामाजिक अवरोधों के खिलाफ। हेनरी जेम्स थे इसी में, ऑल्दो मोर ऑफ अ
ट्रांसएटलांटिक ऑथर, ठीक है, ट्रांसलेट किया करते थे। हमारी स्क्रीन, एक मिनट रुकिएगा भाई, स्क्रीन पे कुछ लग रहा है और पढ़ने में नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ दो, कहाँ थे, हेनरी जेम्स। तो ये ट्रांसलेशन के लिए जाने जाते हैं यूजुअली। हिज लेट विक्टोरियन वर्क्स, लाइक इनके कई लेट विक्टोरियन वर्क्स हैं, जैसे कि इनके एक नॉवल है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, रिफ्लेक्ट अ नुआंस साइकोलॉजिकल रियलिज्म, इसमें एक साइकोलॉजिकल रियलिज्म का जिक्र है। एलिजाबेथ गैस्किल हैं, एक नॉर्थ और साउथ इनका एक नॉवल था 1854-55 का, एक्सप्लोर्स द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंग्लैंड, इसमें इंग्लैंड के इंडस्ट्रियलाइजेशन का जिक्र है और क्लास कॉन्फ्लिक्ट दिखाए गए हैं लेटर विक्टोरियन पीरियड के। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं शिफ्ट इन थीम्स एंड टोन। जो थीम्स थी विक्टोरियन नॉवेल्स की और जो उसकी टोन्स थी, वो किस जनरेशन विक्टोरियन नॉवेल्स हैं, ऑफन हैड अ होपफुल और मोरलिस्टिक टोन, उनकी प्रायः एक आशावादी और नैतिक टोन होती थी, विद एन एम्फेसिस ऑन रिफॉर्म एंड इम्प्रूवमेंट, जोर होता था राइटर्स का कि सुधार किया जाए, ठीक है, अपनी राइटिंग के जरिए सुधार की बातें हों और अपनी राइटिंग के जरिए इम्प्रूवमेंट की बातें हों, ठीक है, इस पर जोर रहता था। देयर वॉज अ फोकस ऑन इंडिविजुअल वर्च्यू, इंडिविजुअल वर्च्यू पर फोकस था, किसी एक व्यक्ति के गुण पर, और ओवरकमिंग पर्सनल एंड सोसाइटल फ्लॉज, और ये बताया जाता था राइटिंग के जरिए कि किस तरह से आप समाज की कमियों को, अपनी खुद की कमियों को दूर कर सकते हैं। वही जो सेकेंड जनरेशन विक्टोरियन नॉवेल्स हैं, ग्रू मोर पैसिमिस्टिक, ये थोड़ी सी निराशावादी हो गई, ऊपर तो आशावादी थी, ये थोड़ी निराशावादी हुई और साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स हो गई, रिफ्लेक्टिंग द इवॉल्विंग एंड ऑफन हार्शर रियलिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इसमें जिक्र होता था बहुत ही ज्यादा हार्श, कठोर रियलिटीज का, और जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसकी जो स्याह हकीकत थी उसका जिक्र होता था। साइंटिफिक डेवलपमेंट्स की बात होती थी और कंस्ट्रेंट्स जो थे, सीमाएं जो थी, पाबंदियां जो थी, जो इम्पोज की गई थी, थोपी गई थी रिजिड सोशल स्ट्रक्चर्स के द्वारा, उनका जिक्र होता था। तो फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन की नॉवेल्स में जमीन आसमान का फर्क है एक्चुअली, ठीक। द विक्टोरियन एरा प्रोड्यूस सम ऑफ द मोस्ट एंड्योरिंग एंड बिलवड वर्क्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। विक्टोरियन एरा ने भैया सबसे ज्यादा बिलवड और एंड्योरिंग रचनाओं को जन्मा है इंग्लिश लिटरेचर में, लेइंग द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न लिटरेरी ट्रेडिशंस। विक्टोरियन एरा ने नींव रखी है मॉडर्न लिटरेरी ट्रेडिशंस की, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई विक्टोरियन एरा की। अब हम बात करेंगे राइटर्स की, ठीक है। बहुत बड़े बड़े राइटर्स आए हैं भाई, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। मतलब जब हम नोट्स बना रहे थे तो हमें ये समझ नहीं आ रहा था क्या छोड़ें और क्या इसमें शामिल कर लें, इतने सारे राइटर हैं, ऐसा दिल कर रहा था कि सारे शामिल कर लें, लेकिन बहुत सारे हो जाते। तो जो इम्पॉर्टेंट नाम है वो तो सारे ही शामिल किए हैं। इसमें पहला नाम चार्ल्स डिकेंस का है, माय पर्सनल फेवरेट, और ऐसा लगता है कि ये मिरर है आदमी हमारी ज़िंदगी का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चार्ल्स डिकेंस को। 1812 से 1817, 1812 से 1817 इनका लाइफ स्पेन। इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड इन्फ्लुएंशियल नॉवेलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन एरा, सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली नॉवेलिस्ट में से एक विक्टोरियन एरा के। बॉर्न इन पोर्ट्समाउथ इंग्लैंड, पैदा हुए पोर्ट्समाउथ इंग्लैंड में। डिकेंस केम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, डिकेंस आते हैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। एंड हिज अर्ली एक्सपीरियंसेस ऑफ पॉवर्टी हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन हिज लाइफ एंड राइटिंग्स। और जो इनके अनुभव हैं गरीबी के शुरुआती जीवन में, भैया उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है चार्ल्स डिकेंस की लाइफ को भी और उनकी राइटिंग्स को भी। इनके जो पापा थे जॉन डिकेंस वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर डेट, इनको जेल में भेजा गया था क्योंकि ये उधार नहीं चुका पाए थे। फोर्सिंग यंग चार्ल्स टू लीव स्कूल, इस चक्कर में चार्ल्स डिकेंस को बचपन में स्कूल छोड़ना पड़ा। एंड वर्क इन अ फैक्ट्री, और इन्हें एक फैक्ट्री में काम करना पड़ा। एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। ही लेटर ड्रू ऑन हिज फिक्शन, जिसका जिक्र वो बाद में अपने एक फिक्शन में करते हैं।
इनका एक नॉवल है लिटिल डॉरिट, उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर, उसे कभी देखिएगा। तो उसमें जिक्र है किस तरह से एक परिवार बर्बाद होता है जब आप क्या कहते हैं उसे, उधार नहीं चुका पाते। तो उस ज़माने में जब उधार नहीं चुका पाता था कोई व्यक्ति, तो उसको और उसके परिवार को जेल डाल देते थे, उसे डेट्स प्रिजन बोलते थे, और जब तक रहता था जब तक कि वो उसे चुका ना पाए। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट डालता था साइकोलॉजिकली छोटे बच्चों पर, और चार्ल्स डिकेंस की ज़िंदगी में उसका बहुत एडवर्स इफेक्ट था। ठीक है, एज अ राइटर डिकेंस वॉज नॉट ओनली प्रोलिफिक, राइटर के रूप में डिकेंस न केवल प्रोलिफिक थे बट ऑल्सो डीपली कमिटेड टू सोशल रिफॉर्म, बट ये बहुत कमिटेड थे सामाजिक सुधारों में। ठीक है, उसके लिए बहुत काम किया इन्होंने। हिज वर्क्स ऑफन हाईलाइट द स्ट्रगल्स ऑफ द पुअर, इनकी रचनाओं में प्रायः हाईलाइट किया जाता था गरीबों के संघर्ष को, एंड द इनजस्टिसेस ऑफ द विक्टोरियन सोशल सिस्टम, और जो अन्याय था विक्टोरियन सोशल सिस्टम में उसको ये बहुत हाईलाइट करते थे। गरीबों के प्रति और लोअर क्लास के प्रति जो प्रेजुडाइज थे और जो अन्याय था वो बहुत अच्छे से लिखा इन्होंने। ही बिकेम फेमस एज अ नॉवेलिस्ट, एक नॉवेलिस्ट के रूप में बहुत फेमस हुए ये, बट ऑल्सो एज अ पब्लिक स्पीकर, लेकिन ये फेमस हुए एक पब्लिक स्पीकर के रूप में भी और एक सोशल क्रिटिक के रूप में भी। एडवोकेटिंग फॉर चेंजेस इन एरियाज, इन्होंने कई एरियाज में परिवर्तनों के लिए आवाज़ें उठाई हैं, जैसे कि एजुकेशन में, लेबर में, लेबर लॉज में और प्रिजन्स में। की थीम्स इन डिकेंस वर्क्स, जब आप चार्ल्स डिकेंस की रचनाओं को पढ़ते हैं तो किन थीम्स पर लिखते हैं चार्ल्स डिकेंस, उनका जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहली थीम है सोशल क्रिटिसिज्म। चार्ल्स डिकेंस का ऐसा कोई नॉवल है ही नहीं जिसमें उन्होंने सोशल क्रिटिसिज्म ना किया हो। डिकेंस एक्सपोज्ड द प्लाइट ऑफ द पुअर, चार्ल्स डिकेंस ने गरीबों की पीड़ा को एक्सपोज किया है। द इनजस्टिसेस ऑफ द लीगल एंड सोशल सिस्टम्स, जो लीगल और सोशल सिस्टम के अन्याय हैं उनको एक्सपोज किया है। एंड द हार्श कंडीशंस ऑफ द इंडस्ट्रियल एज, और वो जो औद्योगिक एज है उसकी जो हार्श कंडीशंस हैं उसको उन्होंने एक्सपोज किया है। चाइल्डहुड एंड वल्नरेबिलिटी, देखो बचपन के जो ट्रॉमा है, अगर बचपन में ट्रॉमा है आपकी ज़िंदगी में तो भाई पूरी ज़िंदगी में जाएगा वो ट्रॉमा। बचपन में लिए गए ट्रॉमा आप नहीं भूल सकता, कोई इंसान नहीं भूल सकता। आपकी किशोरावस्था में ट्रॉमाज आए हैं 16-17 साल की उम्र में, है ना, और बाद में आए हैं 20-25 साल की उम्र में, तो फिर आदमी झेल लेता है, सब कुछ भूल भी जाता है, मूव ऑन कर लेता है। बट अगर बचपन वल्नरेबल बीता है, बचपन में आपने हार्श रियलिटीज़ का सामना किया है, डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है भुलाना उसको। ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं भुला पाते, मतलब मुश्किल क्या है, इम्पॉसिबल है वो। चार्ल्स डिकेंस के साथ वही हुआ और वो उसे पूरी ज़िंदगी भुला नहीं पाए। चार्ल्स डिकेंस हिज ओन एक्सपीरियंसेस ऑफ पॉवर्टी, इनके जो खुद के अनुभव थे गरीबी के, इन्फ्लुएंस पोर्ट्रेल ऑफ वल्नरेबल चिल्ड्रन, प्रभावित हुए उससे, और उन्होंने गरीब असहाय बच्चों को पोर्ट्रे किया अपनी रचनाओं में, जैसे कि ओलिवर ट्विस्ट और डेविड कॉपरफील्ड। नेक्स्ट है मोरल लेसन्स, ये अपनी नॉवेल्स में नैतिक पाठ दिया करते थे। डिकेंस ऑफन्स कन्वेड स्ट्रॉन्ग मोरल मैसेजेस फोकसिंग ऑन काइंडनेस, रिडेम्पशन और सोशल जस्टिस। ह्यूमर एंड सटायर, जी हाँ, ऐसा नहीं है कि बोर कर देगा आदमी, आप इनकी नॉवेल्स पढ़ेंगे आप बोर हो जाएंगे, नहीं, ये सारे काम करेगा लेकिन ह्यूमर और सटायर के साथ करेगा। डिस्पाइट हिज सीरियस थीम्स, बावजूद इसके कि आदमी सीरियस थीम्स पर लिखता है, डिकेंस इन्फ्यूज्ड हिज वर्क्स विद ह्यूमर। चार्ल्स डिकेंस ने अपनी रचनाओं में भरा हुआ है ह्यूमर, क्रिएटिंग अनफॉरगेटेबल कॉमिक कैरेक्टर्स, इन्होंने कई यादगार कॉमिक कैरेक्टर्स दिए हैं हमें और कई यादगार कॉमिक सिचुएशंस दी हैं। ठीक है, इट इज हैपनिंग भैया। मेजर वर्क्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस के मेजर वर्क्स की बात करें अगर, तो इनका एक नॉवल है द पिकविक पेपर्स।
द पिकविक पेपर्स 1836 से 37। डिकन्स फर्स्ट नॉवल, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार्ल्स डिकन्स का पहला नॉवल है ये। इनिशियली सीरियलाइज्ड, पहले तो सीरियलाइज्ड हुआ ये और मैगजीन में छपा करता था हर महीने। इज़ अ कॉमिक टेल ऑफ एडवेंचर्स ऑफ द पिकविक क्लब, ये कॉमिक टेल है एडवेंचर्स की पिकविक क्लब में। इट एस्टेब्लिश्ड हिज रेपुटेशन एज अ ह्यूमरिस्ट, इस नॉवल ने इनकी जो रेपुटेशन थी वो बना दी थी कि एक ह्यूमरिस्ट हैं। फिर आया ओलिवर ट्विस्ट, भैया बहुत फेमस है ये, वन ऑफ डिकन्स मोस्ट फेमस नॉवेल्स, चार्ल्स डिकन्स के सबसे फेमस नॉवेल्स में से एक। इट हाईलाइट्स द ब्रूटल ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्फन्स, इसमें हाईलाइट किया गया है जो ब्रूटल ट्रीटमेंट होता है अनाथों के साथ, गरीबों के साथ विक्टोरियन सोसाइटी में, उसका। इट इंट्रोड्यूस्ड आइकॉनिक कैरेक्टर्स लाइक ऑलिवर, इसमें कई आइकॉनिक किरदार हैं जैसे कि खुद ऑलिवर, और एक विलन दिखाया गया है इसमें फेगिन, बड़ा खतरनाक विलन है। निकोलस निकलबी, ठीक है, या निकलबाई भी पढ़ सकते हैं आप इसे, 1830 to 39, अ टेल ऑफ अ यंग मैन ट्राइंग टू हेल्प हिज फैमिली सर्वाइव। एक नौजवान की कहानी है जो अपने परिवार को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो फिनेंशियल हार्डशिप्स फॉलो कर रहा है परिवार। दिस नॉवल क्रिटिक्स क्रूअल स्कूल्स एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द पुअर, इस नॉवल में क्रिटिसाइज किया गया है क्रूअल स्कूल्स को और जो ट्रीटमेंट है गरीबों का उसको। द ओल्ड क्यूरोसिटी शॉप, एक इनका नॉवल, बहुत कम लोगों ने पढ़ा हुआ है एक्चुअली इसे। दिस नॉवल फीचर्स द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ लिटिल नेल, इसमें कहानी है एक ट्रेजिक स्टोरी है लिटिल नेल नाम के कैरेक्टर की, हु सेड फेट मूव विक्टोरियन रीडर्स डीपली, इसकी जो किस्मत है वो बहुत सैड दिखाई गई है। तो जब इसको पढ़ा गया तो विक्टोरियन रीडर्स बहुत ज़्यादा मूव हो गए थे इसे पढ़ने के बाद। अ क्रिसमस कैरोल, आई थिंक इससे ज़्यादा फेमस नॉवल इस पूरी सदी में नहीं लिखा गया है, पूरी सदी में, ठीक है, पूरे 100 साल में अ क्रिसमस कैरोल जैसा नॉवल किसी ने नहीं लिखा है तो ये नॉवल बहुत पतला सा है ये, ठीक है। वन ऑफ डिकन्स मोस्ट बिलवर्ड वर्क्स, चार्ल्स डिकन्स के सबसे ज़्यादा प्यार किए जाने वाली रचनाओं में से एक। दिस नॉवेला टेल्स द स्टोरी ऑफ एबेनेज़र स्क्रूज, ये कहानी है एबेनेज़र स्क्रूज नाम के किरदार की, वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म होता है, बदलता है एक कंजूस व्यक्ति से एक काइंडर मैन में, आफ्टर बीइंग विजिटेड बाय 3 घोस्ट, जब 3 भूत उसको विजिट करते हैं। इट रिमेन्स अ क्रिसमस क्लासिक, ये अभी भी क्रिसमस क्लासिक है। तो देखो जब भी क्रिसमस आता है, हर साल क्रिसमस में वो होम अलोन मूवी आती है टीवी पर, एक बच्चा जो घर में अकेला छूट जाता है तो किस तरह से वो चोरों को सबक सिखाता है, हर क्रिसमस में देखते हैं वो मूवी। वेस्ट में भी उस मूवी, 1-2 मूवी और हैं जो हर साल अपने बच्चों को दिखाते हैं, लोग भाई क्रिसमस ईव पे ये वाली मूवी देखेंगे, क्रिसमस पर बेस्ड मूवीज़ जो होती हैं। और उस ज़माने में जब टीवी नहीं था तो नॉवेल्स थी, तो अ क्रिसमस कैरोल जो ये नॉवल है ये लिटरली उनके एक तरीके से ट्रेडिशन बन गई थी उस ज़माने में कि हर क्रिसमस में माँ बाप क्रिसमस कैरोल की कहानी सुना रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ के, स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो बहुत फेमस बुक है। डेविड कॉपरफील्ड है इनका एक नॉवल, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल, आधी अपनी ही कहानी है इनकी। दिस नॉवल इज़ वन ऑफ द डिकन्स मोस्ट पर्सनल वर्क्स, ये चार्ल्स डिकन्स के सबसे ज़्यादा पर्सनल रचनाओं में से एक है। इट फॉलोज द लाइफ ऑफ डेविड कॉपरफील्ड, जिसमें डेविड कॉपरफील्ड नाम के कैरेक्टर की कहानी है फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, बचपन से किशोरावस्था तक की। एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ आइडेंटिटी, इसमें वो एक्सप्लोर कर रहे हैं पहचान, मुश्किलें और ग्रोथ को। ब्लीक हाउस एक और नॉवल बेहतरीन, अ कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड नॉवल, कॉम्प्लेक्स है बहुत ज़्यादा, मल्टी लेयर्ड है, अलग अलग कहानियाँ हैं इसमें जो एक साथ मिक्स होकर आएंगी। इट क्रिटिक्स द ब्रिटिश लीगल सिस्टम, इसमें ब्रिटिश लीगल सिस्टम को क्रिटिसाइज किया गया है। फोकसिंग ऑन अ लॉन्ग रनिंग लॉ सूट, इसमें बहुत लंबे समय से कोई मुकदमा चल रहा है उसका जिक्र है। एंड द लाइव्स इट डिस्ट्रॉय, और किस तरह से वो मुकदमा कई जीवन को बर्बाद करता है उसका जिक्र है। इट्स कंसीडर्ड वन ऑफ डिकन्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स, इसको माना जाता है चार्ल्स डिकन्स के ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स में से एक, ब्लीक हाउस को। हार्ड टाइम्स, ये भी बहुत अच्छा नॉवल है, ठीक है, सबकी वीडियो है हमारे चैनल पर, ठीक है, तो ज़रूर देखिएगा सारी वीडियोज़ को वो। हार्ड टाइम्स, दिस नॉवल फोकसेस ऑन द ग्रिम रियलिटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशंस, हार्ड टाइम इसमें वो जो मनहूस रियलिटीज़ हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की उनका जिक्र है, और जो डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट्स हैं यूटिलिटेरियनिज्म के, है ना, उपयोगितावाद के, वाकई में डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट हैं उसके। पहले 14-15 लोगों का परिवार, एक आदमी एक बाप कमा रहा है, 13 लोग खा रहे हैं घर में, सब खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 5 लोगों का परिवार है, 4 लोग उसमें कमा रहे हैं, 5 के 5 नाखुश हैं,
ये यूटिलिटेरियनिज्म से हुआ, ये उपयोगितावाद से हुआ है, ठीक है। उसके जो इफेक्ट हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के, कि देखो हम बना रहे हैं फ्रिज, अब जब मैं फ्रिज बना रहा हूँ तो बिकेंगे भी, खरीदेगा कौन? तुम ही खरीदोगे। और तुम खरीदोगे कैसे? करो नौकरी जाके भाई, ठीक है। तो वो जो कंज्यूमरिज्म आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, उस वजह से किस तरह से सोसाइटी इफेक्ट हुई उस ज़माने की। तो अभी आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या बकवास बात है सर, ऐसा थोड़ी होता है, फ्रिज के बिना कैसे हो जाएगा भाई। उस पीढ़ी ने देखा है ऐसे, उस परिवर्तन को अपने सामने होता हुआ, और उसके इफेक्ट इन्होंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किए हैं। अब हमने तो किए ही नहीं है, हमें क्या पता पहली सोसाइटी कैसे थी। हमने जब से आँख खोली तब से ये देख रहे हैं कि सबके घरों में टीवी है, सबके घरों में गाड़ी, तो हमारी जनरेशन नहीं समझ पाएगी। इनकी जनरेशन ने देखा था उस डिह्यूमनाइजिंग इफेक्ट को, ठीक है। इट इज़ अ शॉर्टर मोर फोकस्ड वर्क कंपेयर टू द अदर्स, ठीक है। छोटी सी रचना है बाकी की तुलना में। बहुत फेमस नॉवल इनका एक, अ टेल ऑफ टू सिटीज, सेट ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, सेट है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। दिस हिस्टोरिकल नॉवल एग्जामिन्स थीम्स ऑफ सेक्रीफाइस। इस नॉवल में बात हो रही है बलिदान की, रिसरेक्शन की। इट्स फेमस फॉर इट्स ओपनिंग लाइन, और ये फेमस है अपनी पहली लाइन की वजह से, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, ठीक है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, दिस कमिंग ऑफ एज स्टोरी, ये मेरी पर्सनल फेवरेट है इनकी। कमिंग ऑफ एज स्टोरी है ये भी। इसमें एक बच्चा है जो बड़ा हो रहा है, फॉलोज द ऑर्फन पिप। इसमें एक अनाथ बच्चे पिप की कहानी है, हु ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ जेंटलमैन, जो सपना देखा कि वो एक जेंटलमैन बनेगा, अमीर आदमी बनेगा, कुलीन वर्ग में एंट्री लेगा। इट एक्सप्लोर थीम्स ऑफ एम्बिशन। इसमें बात हो रही है महत्वाकांक्षा की, सोशल मोबिलिटी की और पर्सनल ग्रोथ की। आ म्यूचुअल फ्रेंड करके है इनका एक नॉवल, ये भी बहुत कम लोगों ने पढ़ा हुआ है। वन ऑफ डिकन्स लास्ट कंप्लीटेड वर्क्स, आखिरी में जो रचनाएं लिखी हैं उसमें ये पूरा हुआ है। इट डील्स विद इश्यूज ऑफ वेल्थ, क्लास, ह्यूमन रिलेशनशिप्स विद अ रिचली कॉम्प्लेक्स प्लॉट। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्लॉट के साथ ही बातें हुई हैं। एक है इनका नॉवल द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, अनफिनिश्ड है ये, पूरा नहीं हुआ था, 1870 में लिख रहे थे इसे। डिकन्स डाइड बिफोर कंप्लीटिंग दिस मिस्ट्री नॉवल। इस मिस्ट्री नॉवल को पूरा करने से पहले डिकन मर गए थे। लिविंग इट एज वन ऑफ लिटरेचर्स मोस्ट फेमस अनफिनिश्ड वर्क्स, ये लिटरेचर के सबसे फेमस अनफिनिश्ड वर्क्स में से एक है। पूरी नहीं है कहानी, लोग फिर भी पढ़ते हैं भाई से, ठीक है। चलिए, अब चार्ल्स डिकन्स ने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं। कौन कौन से शॉर्ट स्टोरीज चार्ल्स डिकन्स ने लिखी हैं वो सुनिएगा आप लोग। दो प्राइमरली नोन फॉर हिज नॉवेल्स, देखो जाने तो अपने नॉवेल्स के लिए जाते हैं। डिकन्स रोट सेवरल शॉर्ट स्टोरीज, लेकिन चार्ल्स डिकन्स ने कई शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, मैनी ऑफ विच कैरी द सेम थीम्स ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म। ज्यादातर में उन्होंने वही थीम को फॉलो किया है, सोशल क्रिटिसिज्म, मोरालिटी, रिडेम्पशन। कुछ एग्जाम्पल हैं, अ क्रिसमस कैरोल, जैसे मैंने कहा था नॉवेला है, ये बहुत पतली सी किताब है 1843 की, टेक्निकली एक नॉवेला, बट दिस स्टोरी इज डिकन्स मोस्ट फेमस शॉर्ट वर्क। ये सबसे फेमस शॉर्ट वर्क में से एक है इनका। इट टेल्स द टेल ऑफ एबेनेजर स्क्रूज, अ माइजर हु लर्न्स टू इम्प्रेस जेनरसिटी। बहुत ही कंजूस दिखाया है, बहुत ही कंजूस, ठीक है। और धीरे धीरे फिर उदारता को एम्ब्रेस करता है, काइंडनेस को एम्ब्रेस करता है। सुपरनैचुरल विजिट्स के बाद क्रिसमस ईव पर 3 भूत आते हैं इसके पास, उससे बदल जाएगा ये। द चाइम्स है इनका एक कहानी, वन ऑफ डिकन्स लेसर नोन क्रिसमस स्टोरीज। ये भी क्रिसमस स्टोरी है क्रिसमस कैरोल की तरह, लेकिन इसे बहुत कम लोग जानते हैं। इट फोकस्ड ऑन टॉबी ट्रॉटीवैक। इसमें एक कैरेक्टर है टॉबी ट्रॉटीवैक करके, अ पुअर मैसेंजर हु बिकम्स डिसइल्यूजन्ड विद लाइफ। एक मैसेंजर है बेचारा, भ्रम टूट जाता है जीवन को लेकर सारा, ठीक है, बट लर्न्स द वैल्यू ऑफ होप एंड गुडविल। लेकिन बाद में पता लगता है कि आशा कितनी अच्छी चीज़ है, गुडविल कितनी अच्छी चीज़ है, आफ्टर मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, कुछ जादुई अनुभवों के बाद। द क्रिकेट ऑन द हर्थ है अनदर क्रिसमस टेल इनकी। दिस स्टोरी सेंटर्स अराउंड अ फैमिली। इसमें एक परिवार की कहानी है, उस परिवार का कनेक्शन टू अ मैजिकल क्रिकेट, एक मैजिकल क्रिकेट से, क्रिकेट यानी कि झिंगुर, विच ब्रिंग्स देम कंफर्ट एंड पीस। ये झिंगुर इनकी जिंदगी में कंफर्ट एंड पीस लेकर आता है। द हॉन्टेड मैन एंड द घोस्ट बार्गेनिंग शॉर्ट स्टोरी है इनकी। फीचर्स अ प्रोफेसर, इसमें एक प्रोफेसर है, वो हॉन्टेड बाय हिज पेनफुल मेमोरीज, जो डरता है अपनी यादों से। इज ऑफर्ड द चांस टू फॉरगेट देम, उसे एक ऑफर दिया जाता है कि तुम अपनी अतीत की यादों को भूल सकते हो। ओनली टू रियलाइज दैट सफरिंग इज पार्ट ऑफ वॉट मेक्स लाइफ मीनिंगफुल। बाद में उसे एहसास होता है कि जिंदगी में जो परेशानियां आती हैं वही जीवन को मीनिंग देती हैं। अब परेशानी नहीं है, खुशी खुशी चल रही है, फिर जीवन को कोई मतलब नहीं बचेगा। ये बातों से बाद में समझ में आती है। सिग्नल मैन है इनकी कहानी, एक सुपर नेचुरल शॉर्ट स्टोरी है।
इट टेल्स ऑफ अ रेलवे सिग्नल मैन, इसमें एक रेलवे सिग्नल मैन है जो सिग्नल देता है ट्रेन को, हु इज हॉन्टेड बाय घोस्टली विजन्स, उसे भूत दिखते हैं, विच सीम टू प्रिडिक्ट ट्रेजिक इवेंट्स, और ये भूत आकर बताते हैं कि आज ये वाली ट्रेन पटरी से उतर जाएगी, आज ये हो जाएगा, आज ये हो जाएगा. दिस eerie tale stands out as one of Dickens' most famous ghost stories. ये चार्ल्स डिकेंस की सबसे फेमस घोस्ट स्टोरीज में से एक है. डॉक्टर मैरीगोल्ड, बहुत प्यारी कहानी है, जरूर पढ़िएगा कभी. अ टचिंग टेल अबाउट अ ट्रैवलिंग सेल्समैन, एक ट्रैवलिंग सेल्समैन की कहानी है, हु अडॉप्ट्स अ डेफ गर्ल, ये एक बहरी लड़की को अडॉप्ट करता है आफ्टर द ट्रेजिक लॉस ऑफ हिज फैमिली, जब उसका खुद का परिवार जो है वो ये गवा देता है. इट एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ रिडेम्पशन एंड लव, ये कहानी है रिडेम्पशन और लव की. एक और शॉर्ट स्टोरी है द ट्रायल फॉर मर्डर, ये तो बहुत ही प्यारी कहानी है. दिस घोस्टली शॉर्ट स्टोरी, ये भूत की कहानी है, टेल्स ऑफ अ juror haunted by the specter of a murder victim during the trial of the accused killer. तो एक ज्यूरर है, ज्यूरर कहते हैं जज, ठीक है, और एक कत्ल हो जाता है, वो डराता है इस जज साहब को ड्यूरिंग द ट्रायल, ट्रायल के दौरान, ऑफ द एक्यूज्ड किलर, जो एक्यूज्ड किलर है उसको. इट शोकेसेस डिकन्स टैलेंट फॉर द सुपरनेचुरल, ये कहानी दिखाती है कि चार्ल्स डिकन्स कितने टैलेंटेड थे सुपरनेचुरल जब लिखते थे. भूतों को, परियों को, जब ये सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, चार्ल्स डिकन्स से बेहतर एक्चुअली लिखा नहीं है किसी ने, ठीक है, इस एरा में और इससे नेक्स्ट एरा में. मॉडर्न टाइम में 1945 के बाद में, पोस्ट मॉडर्निज्म में, तब तो बहुत अच्छे अच्छे राइटर आए हैं जिन्होंने सुपरनेचुरल लिखा है, जेके रोलिंग, ठीक है, आर टॉकिन, फिर तो बहुत अच्छे अच्छे हैं. लेकिन मॉडर्निज्म से पहले पहले, विक्टोरियन के बाद इनके जैसा राइटर नहीं था जिसने सुपरनेचुरल या मिस्टिकल इनसे बेहतर लिखा हो, ठीक है. चलिए, अगला नाम है एलिजाबेथ गास्केल का. मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 10 स्टूडेंट में से सर्वे करेंगे तो एक ने नाम सुना होगा इनका, और पता नहीं क्यों, ठीक है. कुछ जो फ्लॉ है ना हमारे एजुकेशन सिस्टम में लिटरेचर को लेकर, उस फ्लॉ की वजह से है. कुछ राइटर्स को पकड़ लिया हमने इंडिया में, बस उन्हीं को पढ़े जा रहे हैं. उसके अलावा इतने अच्छे अच्छे राइटर्स हैं यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बीए में और एमए में, ठीक है. तो एक कुछ चुनिंदा राइटर्स को पकड़ा हुआ है और उन्हीं को पढ़े जा रहे हैं, उन्हीं को पढ़ाए जा रहे हैं. ऐसा नहीं है कि चलो 2 साल किसी को पढ़ा दो, 3 साल किसी को पढ़ा दो, चेंज करते रहो, है ना, हर दूसरा 5 40 साल पहले यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस था आज भी वही सिलेबस है, चेंज करने को तैयार नहीं कोई किसी को. तो एलिजाबेथ गास्केल, बहुत बड़ा नाम विक्टोरियन एरा का, और बहुत कम लोग जानते हैं बेचारी को, तो इनके बारे में हम कल अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है. रेखा, अगर डिलीट हो गई हैं पीडीएफ तो उसको दोबारा प्रोवाइड कराना बड़ा मुश्किल काम है भाई, इसलिए आपके नोट्स की पीडीएफ्स की जो वो है प्रिंट आउट ज़रूर निकलवाया करें, ठीक है. आपको लगता है कि बहुत इजी है हम लोगों के लिए पीडीएफ्स दे देना, बट नहीं है इजी. चलिए, तो कल मिलते हैं आप लोगों से, इसको कंटिन्यू करेंगे, विक्टोरियन एज को पढ़ेंगे, कुछ और नाम, कुछ और राइटर्स. जी प्रज्ञा, कोई नहीं, लाइव स्टूडेंट आ ही नहीं रहे इस बैच में भाई. ओवरऑल मिलाकर टोटल 1 घंटे में 50 बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आते हैं, जैसे आज 54 थे, 54.
ठीक है, और एक टाइम पर तो मौजूद 10-12 ही होते हैं, ठीक है। तो 54 बच्चे आ जाए हैं, तो लाइव तो इस बैच में है ही नहीं, और इसका एक एडवर्स इफेक्ट टीचर के ऊपर पड़ता है जब बच्चे लाइव नहीं आते हैं, कि पढ़ाने का मन नहीं करता कि भाई क्या आप किसको पढ़ा रहे हो, कोई है तो है नहीं। 50 बच्चे कुछ भी नहीं होते यूट्यूब लाइव में, ठीक है, UGC नेट के लिए। और उसमें कि ये एकदम फ्री बैच है, नोट्स मतलब अपने मुझे अपनी क्या तारीफ़ करनी है, बहुत अच्छे नोट्स हैं, मुझे नहीं लगता किसी के पास होंगे ऐसे नोट्स जैसे हम बना के दे रहे हैं आपको। तो या इट्स डिसअपॉइंटिंग। अब देखते कब तक हम इसको झेल पाएंगे और कब हम ये कहेंगे कि अरे हम नहीं पढ़ा रहे भैया, पढ़ लो जहाँ पढ़ना है तुम्हें। तो टीचर को मतलब साइकोलॉजिकली बता रहे हैं आपको, पढ़ाने के लिए, अगर आप खुद टीचर से क्लास में पढ़ा रहे हैं, मोटिवेशन चाहिए होता है। मोटिवेशन कई तरह से होता है टीचर के लिए। पहला पैसा, बहुत अच्छी सैलरी है टीचर की तो अच्छे मन लगता पढ़ाने में। दूसरा फैक्टर बच्चे, ठीक है, वो कितने इंटरेक्टिव हैं, वो कितना रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं, और टीचर की जो क्रिएटिविटी है और उसकी जो एनर्जी है वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। मेरी तो करती है, पता नहीं और बाकी करती हो नहीं करती हो, मेरी तो करती है भाई। मतलब पेड कोर्सेज में भी जिस लेक्चर में ज़्यादा बच्चे लाइव होते हैं, अलग ही लेवल पर पढ़ाई होती है वहाँ, और जिसमें एक आध बच्चा, ठीक है 2-3 बच्चे हैं, फिर ऐसा खुद ही एनर्जी डाउन हो जाती है। जी आई नो, कोई नहीं प्रज्ञा। ओके चलिए मिलते हैं आप लोगों से, टाटा बाय बाय।